नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो को, जो कि हमारा सिर्फ 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा, इसको वीडियो करने के बाद में इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आप लोगों का। हम लोगों को जहाँ भी क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ 1 मिनट वीडियो पॉज करके सबसे पहले अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में आगे वीडियो देखिए। धन्यवाद। द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस वॉज अप्लाइड टू, किस पे अप्लाई होता है ये? स्पेशल प्रिविलेजेस और ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन इंडिया, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी और उसके लिए इनको क्या बोलते थे? इम्पीरियल प्रेफरेंस बोला जाता था, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बोला जाता था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देयर वॉज अ नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिकॉज मतलब जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका कोई भी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं था ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया में। क्यों नहीं था? उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि प्रेफरेंस मिलती थी रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, यानी कि जो हमारे रिच पीपल हैं, हम लोगों को बस ये पता है कि हम लोगों को तो वो आम आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं थे ब्रिटिशर्स का ना, जो भी राजा महाराजा थे उनसे ही उनकी साठगांठ बैठती थी। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द staple commodities of export by the English East India Company from Bengal the middle of the 18th century were, so the answer for this question, the cotton, silk, saltpeter and the opium। ये 4 चीज़ें थी जो कि इनका एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश टाइम में, 18th सेंचुरी के टाइम में। हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट? फर्स्ट ई मरारी जो सेटलमेंट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। याद रखना है यहाँ पे इन लोगों को, ठीक है। अब इसे याद रखो कि फर्स्ट ई मरारी, ऐसे याद रखो कि कॉर्न जो है ना एकदम बहुत ही ज़्यादा मरारी टाइप का लगता है इसीलिए, ठीक है। एक होता है फरारी होता है तो उस तरह से मरारी याद रखो। कॉर्नफ्लेक्स बोल सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ऐसा लगता है तो कॉर्नफ्लेक्स हम लोग याद रखेंगे कॉर्नवालिस, ठीक है। उससे याद करने की ट्रिक है, ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था डी लोआ विलियम बेंटिक ने, यानी कि पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, का नाम, तो पूरा नाम ये था लोआ विलियम बेंटिक, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? मतलब विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। परमानेंट सेट, एक सेकेंड यहाँ पर मिस्टेक हुई है, परमानेंट सेटल लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट था वो भी और फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट था वो भी, दोनों किसने इंट्रोड्यूस किए थे? दोनों इंट्रोड्यूस करे थे आपने, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जो आपका फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट था उसको ही हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ये भी चीज़ याद रखना, दोनों अलग चीज़ें नहीं है। इसके अलावा जो परमानेंट सेटलमेंट था वो था किसके साथ में? लैंडलॉर्ड्स के साथ में था, वर्कर्स के साथ में था, पीजेंट्स के साथ में था, ट्रेडर्स के साथ में था। किसके साथ में था? एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, कई बार आ चुका है, प्री में बहुत ज़्यादा पूछा गया, स्पेशली एमपीपीसी में साथ पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये कब आया था? ये लैंडलॉर्ड्स के साथ में था। किसके साथ में था? लैंडलॉर्ड्स के साथ में। नेक्स्ट भी बात करते हैं हम लोग कि जो परमानेंट सेटलमेंट था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस ईयर इंट्रोड्यूस किया था? ईयर क्या थी वो? तो याद रखिएगा 1793 था। अब कैसे से याद रखना है हम लोगों को ईयर? तो हम लोग ईयर बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इतने सारे बैटल्स होते हैं हिस्ट्री में, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है 1793 किस तरह से कि 93 जो पीजेंट्स थे ना उनके साथ में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1793, यानी कि किसके साथ में? मतलब सोचिए, अभी मैंने ऊपर बताया लैंडलॉर्ड्स ने, 93 लैंडलॉर्ड के साथ में स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्या? परमानेंट सेटलमेंट। देखो ये परमानेंट सेटलमेंट नाम आना चाहिए तुरंत आपके दिमाग में, लॉर्ड कॉर्नवालिस आने चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस आने चाहिए, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि लैंडलॉर्ड के साथ में था। और जब लैंडलॉर्ड तो नंबर क्या था लैंडलॉर्ड से? तो 93 याद रखना, तो इससे आपको 1793 याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर मैंने बोला कि परमानेंट सेटलमेंट, आंसर हमारे कौन होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही रहेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, हम लोग इतना पता ही हम लोगों को, द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू द पट्टास टू द फार्मर विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ जमींदार्स। द रीज़न वॉज, उसका रीज़न क्या था? देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स, यानी कि कई बार देखा जाता था कि मैंने परमानेंट सिस्टम तो जो सेटलमेंट था वो तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन कई बार जो पट्टा सिस्टम होता था, मतलब बोल सकते हैं एलोकेशन का टाइम, तो वो कई फार्मर्स को जो जमींदार से वो एलोकेट नहीं करते थे। उसके रीज़न क्या था? उसका रीज़न इतना सा ही था क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं था। अगर
उनको ज़मींदार के जहन में ये चीज़ डर हो ना कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा अलॉट नहीं करूँगा, पट्टा को मैं एलोकेट नहीं करूँगा, तो मेरे ऊपर ऊपर बैठा है कोई, मुझे जो हड़काएगा या फिर मुझे डांटेगा, इस टाइप से। ऐसे उनको डांट पीट का तो कोई डर था नहीं उन लोगों को, तो वो लोग क्या कहते थे, यही एक रीज़न था कि उनके ऊपर प्रॉपर सुपरविज़न नहीं था और उसकी वजह से ये लोग उनके जो मन आता था वो चीज़ें करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट अ परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार। तो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताते हैं सही आंसर कौन सा है उसका। ठीक है, तो पहला है हमारा, द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ अ लैंड। बिल्कुल सही बात है ये चीज़ तो। ठीक है, सही बात है क्या ये? नहीं, परमानेंट सेटलमेंट जमींदार को कहाँ पे ओनरशिप ऑफ लैंड, उनको तो मिल ही रही थी लैंड, जिसमें मिल नहीं रही थी वो तो हमारे जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर पट्टा सिस्टम से उन्हें नहीं मिल रही थी। ठीक है, सेकंड है, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर अ जमींदार। नहीं, ऐसा तो नहीं था, ओनरशिप ऑफ अ लैंड हेरिडेटरी तो नहीं करी थी, ट्रांसफरेबल भी नहीं करी थी, ये भी गलत है। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट में एबॉलिशन हुआ था क्या जमींदारी का? अगर जमींदारी का एबॉलिशन हो तो फार्मर परेशानी क्यों होते भाई, ये भी गलत है। सेंड क्या है, सही क्या है हमारा, लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, ये बिल्कुल सही बात है। लैंड रेवेन्यू एकदम फिक्स कर दिया था, इतना इतना सिस्टम यहाँ रहेगा, इतना पैसा इनके पास रहेगा, इतना पैसा, इतना लैंड रेवेन्यू का इतना पार्ट जो होगा वो ऊपर जाएगा, या फिर इतना हिसाब कौन लेगा, जमींदार लेंगे। तो सारी चीज़ें थी। इन द बिहार द परमानेंट सेटल सिस्टम इंश्योर्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। एक फिक्स्ड अमाउंट रखा गया था कि इतना ही कंपनी को जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग अभी देखेंगे, कंपनी को लगा कि भाई हमने 15 रुपये बोला लेकिन जमींदार तो वहाँ से ज़्यादा ले रहा है, लेकिन हमें 15 रुपये ही दे रहा है ना। फिर उन लोगों को सिस्टम बदला भी था उस चीज़ को। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टेंडेंसी फॉर अ इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजुअल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। द रीज़न फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो इसमें जो है आपका, ठीक है, जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं उसमें रीज़न पूछा गया है कि क्या रीज़न था जो ये जो टेंडेंसी थी लिटिगेशन की वो इंक्रीज़ हो गई थी। कब से इंक्रीज़ हो गई थी? जब हमें देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन हो गया था किस चीज़ का, लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए, तो उसका रीज़न क्या था, क्यों ज़्यादा बढ़ रहे थे केसेस। ठीक है, तो उसके रीज़न में मैंने बताया यहाँ पे कि इनमें से तो कोई भी करेक्ट नहीं है। कौन सा है, मेकिंग अ जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक ये भी कोई रीज़न नहीं था कि अब स्ट्रॉन्गर पोजीशन से मतलब ही क्या है उनको कि आपका लिटिगेशन इंक्रीज़ कर दोगे, नहीं ना। ठीक है, मेकिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आज ओवरलॉर्ड ऑफ अ जमींदार, नो। मेकिंग अ जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, अगर जुडिशियल सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा तो अच्छी बात है, निगेटिव बात थोड़ी है कि लिटिगेशन बढ़ जाएंगे इससे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनमें से तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो हमारे गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, कौन सी ऐसी प्रेसिडेंसी थी, हम लोगों को पता है 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, है ना, ब्रिटिशर्स की। तो उनमें से सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी में। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। ठीक है, एक बार एमपी पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में अगर हम गलत नहीं है तो शायद 2021 या 22 का क्वेश्चन है ये। द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस और वी कैन सी दैट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, अभी बताया था मैंने, मद्रास में। ठीक, वेरी गुड। सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। किस सिस्टम से थे? रैयतवाड़ी से थे, महलवाड़ी से थे, या फिर परमानेंट सेटलमेंट से थे? बताइए, ये तो आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिल्कुल सही, रैयतवाड़ी से थे। किससे थे? रैयतवाड़ी से। ठीक है, तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं एक बार, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। रैयतवाड़ी system was the second system for collection of a land revenue after the permanent settlements. Thomas Munro and the Captain Reed, who were the founder of the system, first introduced the Baramahal district, Tamil Nadu. After that, this system was introduced in Madras, Eastern Bengal, Assam, Kurg, and some areas of Bombay. In Rayatwadi system, the ownership rights were transferred to the peasants, and the British government collected the taxes directly from the peasants. 51% of the British occupied Indian area were included in this system. The high rate of taxes and strictness during the collection became a significant cause of struggle between the money lenders and the peasants. अभी मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें लैंडलॉर्ड को दिया जाता था। अब यहाँ पे डायरेक्ट किसके बीच में हो रहा है? ब्रिटिशर्स और पीजेंट्स के बीच में हो रहा है। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट था लैंड रेवेन्यू का, वो इंट्रोड्यूस किया गया रिस्पेक्टिवली कहाँ कहाँ, पहले कहाँ किया गया वो देखते हैं। तो देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट था वो सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था वो सबसे पहले मद्रास में किया गया था। बता चुके हैं आपको ऊपर भी इस चीज़ को।
व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बताइए। 1900 में हुआ है, ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन कब हुआ है? 1900 में हुआ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1900 में पंजाब एलिनेशन जो एक्ट था उसको हम लोगों ने पास किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉरी, the system under which the peasant himself owns the land and is responsible for a payment of the land, ठीक है। लैंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज बी द रैयतवाड़ी। देखिए जहाँ पे पीजेंट्स की बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग रैयतवाड़ी उसमें टिक करिए। वहाँ लैंड लॉट्स की बात आती है, वहाँ पे आप लोग परमानेंट सेटलमेंट करिए वहाँ पे इंट्रोड्यूस, ठीक है। मद्रास में था रैयतवाड़ी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और बंगाल में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी असम स्टैब्लिश। असम जो हम लोग जानते हैं टी के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे पहली जो थी टी कंपनी कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? वो टी कंपनी पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी 1839 में। कब की गई थी? 1839 में। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वॉट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन द मिलिट्री फोर्सेज इन द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। टोटल परसेंटेज क्या था वो सेंट्रल रेवेन्यू का जो कि मिलिट्री फोर्स पर स्पेंड किया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सेंट्रल रेवेन्यू होता था उसका टोटल में से कितने परसेंट जो था मिलिट्री पे हम लोग स्पेंड करते थे? तो केवल 40%। कितना करते थे? 40%। तो टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंड ऑन द मिलिट्री फोर्सेज इन ब्रिटिश इंडिया इज 40%, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा रखना है 40 लोग थे मिलिट्री में केवल, तो 40% आपको याद रहेगा उस चीज़ से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? बहुत फेमस बुक है, आपने सुना भी होगा। सोचिए इसको, नहीं आता तो एक बार गूगल करिए, क्योंकि आप लोग एक बार गूगल कर लेंगे और आप उसको लिख देंगे तो आप फिर वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू, आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, धन्यवाद।